हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो पिछला वीडियो था, वीडियो नंबर 10, जिसमें हमने ओनली न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन किया, चर्चा की थी। तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल्स करते समय कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, मिस कैलकुलेट हो जाता है कुछ बार, जैसे कुछ पावर्स मिस हो जाती है या कुछ आप लोगों की कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि बाई चांस अगर कोई कैलकुलेशन मिस हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, ताकि उसे आगे सुधारा जा सके और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उसको सहूलियत मिल सके। तो कुछ बच्चों के कमेंट आएगी, सर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती है, मिस है, तो मैं उस कैलकुलेशन को यहाँ पे सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था कि एक प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, तो वहाँ हमें कूलाम बल फाइंड करना था और हमें गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी थी। तो वहाँ पर जो हमने कूलाम बल फाइंड किया था, उस कूलाम बल की जो वैल्यू आ रही थी वो हमने वैल्यू ये फाइंड की थी 8.2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये वैल्यू गलत है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद वो आ रही है 0.82 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। और इस वैल्यू को जब हम सोल्व करें तो फॉर एग्जांपल पॉइंट हटाया तो ये अपॉन में 100 आएगा, तो कुल मिला के बनेगा 82 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 100 न्यूटन। तो फिजिक्स के रूल के हिसाब से एक पॉइंट के बाद अगर लगाएं तो इसको हम 10 इंटू 10 लिख दें, 10 इंटू 10, इस 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8.2, और ये 10 ऊपर जाके -1 और -7 10⁻⁸ न्यूटन। तो ये कूलाम बल जो कि पिछले वीडियो में हमने बाई मिस्टेक इसे मिसकैलकुलेट कर दिया था, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कूलाम बल की ये है F बराबर 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आया था वो हमारे पास वैल्यू सही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg की वैल्यू थी 3.6 के आसपास थी। चेक कर लेता हूँ मैं वैल्यू क्या थी। हाँ जी, 3.6 थी। 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन ये वैल्यू थी। और जब हमने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया था F अपॉन में Fg, तो F की वैल्यू है 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, और इसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। ये कैंसिल हो गया। इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻47, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर। तो इसका आंसर आएगा F अपॉन में Fg इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39। 47 में से 8 जाएंगे 39, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी F इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू Fg। और हमने ये बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तुलना में जो कूलाम बल है वो 10⁻39 गुना ज़्यादा प्रबल है, यानी कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा प्रबल है एक समान दूरियों के लिए, एक समान डिस्टेंस के लिए। इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 था, न्यूमेरिकल नंबर 4, लास्ट न्यूमेरिकल था हमारा। उस लास्ट न्यूमेरिकल में एक सिली मिस्टेक हो गई थी। वो सिली मिस्टेक क्या है, हमारे पास जो Q² की वैल्यू चल रही थी वो वैल्यू थी 2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 20 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो हमने इसको ऐसे लिखा था 2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 9 10⁻1 और 9 कितना हुआ 10⁻10। 2 से 2 कैंसल, 16/9 10⁻⁻4, और ये 10 प्लस ऊपर जाकर 10 -10 हो गया। बाय मिस्टेक हो क्या गया हमसे, जब हमने Q का मान निकाला, Q² है, रूट लें तो 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 10⁻⁻4 और 10⁻−10 10⁻−14। पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक मैं इसे प्लस कैलकुलेट कर लिया, प्लस, और 10⁻4 को 10⁻10 में से घटा के 10⁻6 ले दिया मैंने यहाँ पर, तो मिस कैलकुलेशन हो गया पावर का। तो ये ऊपर जाके प्लस की पावर 10 होगी, माइनस की 10 और माइनस की 7, माइनस की 14, और माइनस की 14 का जब रूट लेंगे तो क्या आएगा -7। तो इसका आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो ये दो मिस्टेक हो गई थी दो न्यूमेरिकल में, जो कि बच्चों ने
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही करवा दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें, और कोई बाई चांस अगर मिस कैलकुलेशन हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट को इन गलतियों से अवगत करवाया जा सके पूर्व में ही। तो ये 2 कैलकुलेशन जी जो मिस हो गई थी, दोनों की कैलकुलेशन सही कर दी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन है और ये लास्ट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन है, और ये दोनों कैलकुलेशन वीडियो नंबर 10 में मिस्टेक हुई थी। तो धन्यवाद आप सभी का। अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों का भी आता है, तरंगों का भी अध्यारोपण का सिद्धांत है, लेकिन हम यहाँ आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो हमारा आज का टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत है। सबसे पहले तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कहाँ होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत वहाँ लागू होगा जहाँ 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे, क्योंकि 2 आवेशों के लिए तो सीधा नॉर्मल कूलाम का बल से फोर्स आता है F बराबर K Q1 Q2 अपन में R²। तो ऐसे निकाय जहाँ 2 से ज़्यादा चार्ज है वहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। और अध्यारोपण सिद्धांत है क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम है, यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और आपको इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, परिणामी बल। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मुझे Q5 पर परिणामी बल चाहिए, तो Q2 Q5 पर फोर्स लगाएगा, Q4 भी Q5 पे फोर्स लगाएगा, Q1 भी Q5 पर फोर्स लगाएगा, और Q3 भी Q5 पर फोर्स लगाएगा। तो Q5 पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। और योग भी कौन सा? योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अदिश योग स्केलर एडिशन, और एक होता है सदिश योग वेक्टर एडिशन। तो कौन सा योग लगेगा यहाँ पर? क्योंकि ये बल है, और बल किस प्रकार की राशि होती है? सदिश। तो राशि के हिसाब से ही आता है अदिश योग आएगा या सदिश योग। तो हमारे पास किसी एक आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। तो हम ये सिद्धांत अब पढ़ते हैं, क्या इसकी स्टेटमेंट है और हम किस प्रकार से इसको आगे स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के, लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर, कौन सा योग? वेक्टर एडिशन, सदिश योग के बराबर होता है। अब सदिश योग के बराबर क्यों होता है? क्योंकि बल निकालना है परिणामी, और बल किस प्रकार राशि है? सदिश राशि। तथा यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, अन्य चार्जों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है।
इन 3 लाइनों का मीनिंग समझ आ गया होगा कि कोई निकाय है आवेशों का और उसमें किसी एक ही चार्ज पर, एक पॉइंट पर जो चार्ज है हमें उस पर परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया था। अब इस बात का क्या मीनिंग है, तथा यह अन्य आवेशों की उपस्थिति, यह बल टोटल जो बल है अन्य आवेशों की उपस्थिति से क्या रहता है, अप्रभावित। इसका क्या मीनिंग है, अब जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 है। इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, इसके कारण भी इस पर फोर्स लग रहा है, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो Q1, Q2, Q3 और Q4 ये चारों इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, तो हमें हमने क्या देखा था, F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वैक्टर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वैक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वैक्टर। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाले बल परिमाण में तो बराबर है, दिशा में क्या है, अपोजिट। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है, इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ, तथा यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से क्या रहता है, अप्रभावित। जितना बल Q3 लगाएगा Q5 पर, ठीक उतना ही बल Q5 भी तो लगाएगा Q3 पर, इसका मतलब ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। जितना बल Q1 लगाएगा Q5 पर, उतना ही बल Q5 भी लगाएगा Q1 पर, मतलब ये भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता। जितना बल Q2 लगाएगा Q5 पर, उतना बल Q5 भी लगाएगा Q2 पर, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। जितना बल Q4 लगाएगा Q5 पर, उतना बल Q5 भी लगाएगा Q4 पर, मतलब ये आपस में इसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उतने फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना कि ये इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार इनके कारण आपस में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना बल Q1 लगा रहा है Q2 पर, ठीक उतना ही बल Q2 भी लगाएगा Q1 पर, तो इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना बल Q1 लगाएगा Q3 पर, उतना ही बल Q3 भी लगाएगा Q1 पर, तो इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा, तो इनके कारण Q5 पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल फोर्स लगाने के कारण ये जहाँ है वहीं विद्यमान रहेंगे। इसीलिए इन सब के कारण जो Q5 पर बल लगेगा वो भी क्या रहेगा, अप्रभावित, निश्चित रहेगा, नियत रहेगा। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि सारे के सारे चार्ज जो उस निकाय में हैं वो आपस में एक दूसरे पर परिणामी बल जो लगा रहे हैं वो इक्वल है दोनों पर, और इक्वल होने के कारण इनकी स्थितियाँ नहीं बदलेगी, और जब स्थितियाँ नहीं बदलेगी तो ये जहाँ है वहीं मौजूद रहेंगे, और इसके कारण जो Q5 पर जो परिणामी बल लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना कि पहले लग रहा था। तो ये इसका अर्थ हुआ, ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। अब हम इसका मैथमेटिकल देखते हैं कि मैथमेटिकल क्या हो सकता है इसका। मान लेते हैं आकाश में त्रिविम में मूल बिंदु के सापेक्ष कुछ चार्ज हैं Q1, Q2, और Q3, ये 3 चार्ज मान लिए मैंने। अब 3 चार्ज मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 4 मान लेते हैं। अगर ये लीजिए, ये Q4 चार्ज है, 4 मैंने चार्ज मान लिए, और मुझे किसी एक पॉइंट पर, यहाँ मैंने एक पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट पर मुझे परिणामी बल निकालना है, और यहाँ पर एक चार्ज है Q0। Q0 क्या होता है, ये परीक्षण धनावेश है, इसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ज मान लिया Q0। आप Q0 नहीं मानना चाहते तो Q5 मान सकते हैं, Q6 मान सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन मैंने यहाँ पे Q0 मान लिया। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए। मूल बिंदु के सापेक्ष इनके जो स्थिति सदिश हैं वो R1 वेक्टर है, इसका R4 वेक्टर है, इसका R2 वेक्टर है, इसका R3 वेक्टर है, और इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R0 वेक्टर, R0 वेक्टर। ये इनके क्या हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर हैं मूल बिंदु के सापेक्ष सभी आवेशों के। मुझे जो परिणामी बल निकालना है वो Q0 पे निकालना है, इन सभी आवेशों के कारण। देखिए Q1 के कारण Q0 आवेश पर कितना बल लगेगा, Q1 के कारण जो बल लगेगा वो होगा F01, 1 के कारण 0 पे बल F01। Q4 के कारण कितना बल लगेगा Q0 पर, वो लगेगा F04, 4 के कारण 0 पर। Q2 के कारण कितना बल लगेगा F02, 2 के कारण 0 पर। और 3 के कारण कितना फोर्स लगेगा
F03। तो ये Q0 चार्ज पर लगने वाले अलग अलग आवेशों की बलों की दिशा है। 1 के कारण F01, 2 के कारण F02, 3 के कारण F03, 4 के कारण F04। इसके बाद देखिए, तो थ्योरी क्या लिखेंगे, चित्रानुसार आकाश में आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 व Q0 स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर व R0 वेक्टर है। दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। चित्रानुसार आकाश में आवेशों के एक निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 व Q0 स्थित हैं, जबकि मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर व R0 वेक्टर है, जहां हमें परिणामी बल Q0 आवेश पर ज्ञात करना है। अतः Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल, जो बल लगेगा वो कितना आएगा, F01 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। अब K की जगह तो K आएगा, Q1 की जगह Q1 ही है, Q2 क्या है जिस पर बल निकालना है, तो Q2 कौन सा है, Q0, तो यहाँ आएगा Q0 अपॉन में आएगा R स्क्वायर। वेक्टर लगाया है तो वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, कैप। अब कैप कौन सा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है 1 से 0 की, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R01 वेक्टर। क्या मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मुझे इन दोनों के बीच की चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मूल बिंदु से Q1 की है, जबकि मुझे बल निकालना है Q1 और Q0 के बीच में। तो Q1 और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूँ मैं, R01। आप R01 नहीं मानना चाहते तो R10 भी मान सकते हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है इसके पैरों में, वो नोटिफिकेशन सेम भी आ सकता है और अकॉर्डिंग टू रूल 10 भी आ सकता है, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो याद करने के प्रोसेस से 01 लगा देते हैं या 10, आपको जैसा ठीक लगे। समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये 01 या 10 जो आपको ठीक लगे, क्योंकि यहाँ 01 लिखा है तो याद करने के प्रोसेस से 01 यहाँ पे नोट कर दिया। इसी प्रकार सिमिलरली क्या आएगा, Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल F02 K Q2, क्योंकि Q2 आवेश है, ये रहा Q2 किस पे लगा रहा है, Q0 पे, तो साथ में आएगा Q0 अपॉन में R का स्क्वायर, साथ में R कैप। डिस्टेंस कौन सी आएगी, डिस्टेंस आएगी Q2 से Q0 तक, तो Q2 से Q0 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R02 वेक्टर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा R02 और यहाँ पे आ जाएगा R02 कैप, समीकरण नंबर 2। और यहाँ R02 स्क्वायर है, R01 स्क्वायर है, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे ये कि किसी भी सदिश राशि का जब स्क्वायर करते हैं तो वो R डॉट R की फॉर्म में आता है, और जब R डॉट R की फॉर्म में आएगा तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो R स्क्वायर होगी। तो किसी भी सदिश राशि का जो स्क्वायर होता है R डॉट R वो R स्क्वायर रहता है, और R डॉट R से राशि मिलती है वो कैसी होती है, अदिश होती है। तो ये सदिश राशि का स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा, अदिश। इसी प्रकार हम लिखें क्या, स्टेटमेंट Q3 आवेश के कारण लगने वाला, Q3 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल F03 इज इक्वल टू K Q3 Q0, क्योंकि पहला चार्ज Q3 है, दूसरा कितना है, Q0। फिर यहाँ पे आएगा R स्क्वायर और यहाँ पे आएगा R कैप। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है, तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, R03 वेक्टर। तो ये आएगा R03 और ये आएगा R03 कैप, समीकरण नंबर 3। और F04 क्या आएगा, F04 है क्या, Q4 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, K Q4 Q0 स्क्वायर कैप। और इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है, ये, और ये डिस्टेंस कितनी है, R04 वेक्टर।
तो ये आ जाएगा R04 और ये आएगा R04 कैप। ये कुल मिला के चारों बल आ गए। तो ये आपका अध्यारोपण के सिद्धांत का डायग्राम है। और ये डैश डैश जो मैंने दिखाया ये तो बलों की दिशा है। Q4 के कारण 0 पर, 1 के कारण 0 पर, 3 के कारण 0 पर, 2 के कारण 0 पर। ये डैश डैश तो बलों की दिशा है। और जो डार्क किया मैंने ये Q1 से Q0, Q4 से Q0, Q2 से Q0 और Q3 से Q0 के बीच की डिस्टेंस है जो मैंने डार्क रेड पेन से शो की है। अब ये चारों बल आगे और अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी निकालना है। तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल होगा इन सभी आवेशों का सदिश योग। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो सदिश योग क्या होगा? देखिए F वेक्टर बराबर अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या सिद्धांत था? परिणामी बल F बराबर F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर और F04 वेक्टर। सभी बलों का सदिश योग आएगा यहाँ पर। तो ये सदिश योग कर दिया हमने। अब सभी बलों का सदिश योग कर दिया तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या है? F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q0 R01 स्केयर R01 कैप, K Q2 Q0 R02 स्केयर R02 कैप। ये फर्स्ट की वैल्यू, ये सेकंड की, फिर 3 और फिर 4 की। K Q3 Q0 अपॉन में R03 स्केयर R03 कैप, K Q4 Q0 अपॉन में R0 स्केयर R04 कैप। यहाँ से कुछ कॉमन लें तो कॉमन आएगा K, Q0 कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आ जाएगा और Q0 कॉमन आ जाएगा। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या बचेगी? Q1 R01 स्केयर R01 कैप, Q2 R02 स्केयर R02 कैप, Q3 R03 स्केयर R03 कैप, Q4 R04 स्केयर R04 कैप। ये आपके पास परिणामी बल आ गया अध्यारोपण के सिद्धांत से। आप चाहें तो इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में, K Q0 समीशन Q R0 R0 कैप। देखिए जो चीज़ वेरी कर रही है, जो चीज़ बदल रही है, वहाँ वैल्यू पुट करनी होती है। 0 के साथ 1 है, 0 के साथ 2 है, मतलब 1 2 3 4 बदल रहा है। ऊपर भी 1 2 3 1 2 3 बदल रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ मैं लगा रहा हूँ I, ये वेरी कर रहा है 1 से 4 तक। 0 के साथ 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ I। और 0 के साथ ऊपर कैप अपॉन में भी 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ I। और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 4 तक। तो ये फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। अब कैसे? देखिए K Q0 है, I का मान यहाँ 1 पुट कीजिए तो Q1 ये रहा, R01 R01 आ जाएगा। फिर समीशन की जगह क्या आएगा? प्लस, ये रहा प्लस। फिर I की वैल्यू 1 से 4 तक अगर 2 पुट कीजिए तो Q2 02 02 ओके। फिर समीशन की जगह प्लस, फिर I की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 3, फिर समीशन प्लस, फिर I का मान क्या आएगा? 4 4 4। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपका क्या हो गया? कंप्लीट। देखिए यहाँ तक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत से हम परिणामी बल निकाल सकते हैं। और अध्यारोपण के सिद्धांत को हम 11th में जो हमने नियम पढ़े हैं, चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, आवश्यकता अनुसार हम इस अध्यारोपण के सिद्धांत को उन नियमों के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम इसी सिद्धांत पर आधारित। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। 9E व 4E आवेश परस्पर
एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं। यदि इनको मिलाने वाली रेखा पर एक आवेश स्मॉल q रखा जाए, जबकि निकाय संतुलन में रहे, तो Q की स्थिति ज्ञात कीजिए। Q की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। 9e और 4e आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा पर एक आवेश रख दिया स्मॉल q, तीसरा चार्ज रख दिया, जबकि निकाय कैसा है, संतुलन में। तो कहता है Q की स्थिति ज्ञात करो। तो देखिए इसका आंसर। सबसे पहले तो ये 9e चार्ज है पॉइंट A पर, और ये B पॉइंट पे चार्ज है 4e, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। अब एक आवेश स्मॉल q को रखना है। ये कोई पॉइंट है C, ये C पॉइंट है, और इस पॉइंट C पे मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया Q। अब इस चार्ज Q को रखा है हमने। अब दूरी माननी है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो माननी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ये मान सकते हैं कि मानना चार्ज Q को स्मॉल a बिंदु से x दूरी पे रखा, चाहे मान सकते हैं चार्ज Q को बिंदु B से स्मॉल x दूरी पर रखा। तो मैं ये मान लेता हूँ मानना आवेश Q को बिंदु B से स्मॉल x दूरी पर रखा गया है। ये आपकी मर्जी है, आप A से भी दूरी मान सकते हो x। अब ये अगर ये x है, टोटल r है, तो A से ये कितनी बची, r माइनस एक्स। टोटल r है और ये x है, तो r में से ये घटा दो तो r माइनस एक्स। अगर हम A से मानते x तो ये कितनी हो जाती, r माइनस एक्स। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी मर्जी है। इसलिए बिंदु C पर परिणामी बल इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, निकाय संतुलन में है। कोई निकाय संतुलन में कब होगा, जब परिणामी बल 0 होगा। तो बिंदु C पर हमने जो आवेश रखा है उसके बाद में निकाय संतुलन में है, इसका मतलब C बिंदु पर परिणामी बल कितना है, 0। ये बात समझ आ गई होगी। अब 9e के कारण Q पर जो फोर्स लगेगा और 4e के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, उन दोनों का जो इनका एडिशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं कि 9e के कारण जो बल लग रहा है वो F1 है, और जो 4e के कारण बल लग रहा है वो क्या है, F2, और ये कितना हो गया, 0। तो F1 बराबर क्या आया, माइनस F2 वेक्टर। लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ आंकिक मान ही ज्ञात करना है। तो मोड लेने पर या मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, लेने पर, मतलब आंकिक मान लेने पर क्या कह सकते हैं, आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब F1 बराबर F2। तो 9e के कारण इस पर कितना बल लगेगा, देखिए पहला चार्ज K तो आएगा ही आएगा, Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन में क्या आती है, डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस कितनी है, A से C तक की r माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, और B से C की डिस्टेंस कितनी है, x, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब Q1 की जगह आएगा 9e, और Q2 की जगह आएगा Q। यहाँ Q1 की जगह 4e और Q2 की जगह Q। सही है। K से K, Q से Q,
और ई से ई कैंसिल हो गया, तो 9/में r माइनस एक्स का स्क्वायर और 4/में एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल कर दें, वर्गमूल करेंगे तो 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3, r माइनस एक्स का स्क्वायर है तो r माइनस एक्स, 4 का स्क्वायर है तो 4 का वर्गमूल 2 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, तो ये आएगा। और इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कीजिए। 3 इंटू एक्स 3x, 2 का मल्टीप्लाई करो 2r माइनस 2x, इसे इधर ले आए तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2r, 5x इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है 2/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 इंटू r। इसका मतलब b से 2/5 इंटू r दूरी पर आवेश को रखें तो निकाय क्या रहेगा संतुलन में, और a से कितनी दूरी पर आएगा, तो a से दूरी निकालना चाहिए, तो r माइनस x की वैल्यू 2/5r, इसे हल करें तो 5r माइनस 2 3/5r, तो a से 3/5r दूरी पर और b से 2/5r दूरी पर q आवेश को रखने पे निकाय क्या रहेगा संतुलन में। तो ये q की स्थिति आ गई, ये क्या आ गई q की स्थिति। ये q की स्थिति b पॉइंट से है, कितनी है b पॉइंट से, और a पॉइंट से निकालें तो a पॉइंट से मैंने फाइंड कर दी r माइनस एक्स से कितना 3/5r, तो हम लिख सकते हैं b बिंदु से 2/5r दूरी पर और a बिंदु से 3/5r दूरी पर q की स्थिति ऐसी होगी जब निकाय क्या रहेगा संतुलन में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार एक समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम एक्स अक्ष पर 0, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, तो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। 4 एक समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का है, एक्स अक्ष पर इतनी दूरियों पर स्थित हैं। वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है उस 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर क्या निकालना है परिणामी बल, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु 0, ये 2, ये 4 और ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, Q1, Q2 भी 2 माइक्रोकूलाम का है, Q3 भी 2 माइक्रोकूलाम का है और Q4 भी 2 माइक्रोकूलाम का है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया MK पद्धति में, ठीक है जी। वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको परिणामी बल निकालना है, मतलब मुझे यहाँ परिणामी फोर्स निकालना है इस जगह, ये पॉइंट है हमारा यहाँ। तो डायरेक्शन चाहिए हमें फोर्सेज की, क्योंकि अध्रुवण स्थान लगेगा इसके कारण, क्योंकि सबकी जो सबका परिमाण एक जैसा है तो ये इसको रिपेल करेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। तो Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसे मैंने F1 मान लिया, तो F1 की डायरेक्शन ये होगी। Q3 के कारण जिस पे बल लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा।
Q4 के कारण जो बल लगेगा उसे मैंने F3 मान लिया, और उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, क्योंकि मुझे Q2 पे बल निकालना है। तो ये Q2 पे बल इधर लगाएगा, Q3 और Q4 इस पे बल लगाएंगे इधर। तो Q2 पे जो बल लगेगा इसके कारण F2 और इसके कारण F3, उसकी डायरेक्शन ये है, और जो बल लगेगा Q1 के कारण उसकी डायरेक्शन ये है। तो परिणामी बल निकालेंगे तो ये एक्स अक्ष की दिशा में है, और जबकि ये एक्स डैश की दिशा में है। ठीक है जी, परिणामी बल निकालना है मुझे। तो परिणामी बल निकालने से पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी, F2 की क्या होगी, और F3 की क्या होगी। नाउ F1 वेक्टर, F1 वेक्टर क्या है बता देता हूँ। Q1 के कारण Q2 पर बल K, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶। फिर K Q1 Q2 आएगा, Q2 भी कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, अपॉन में r²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻², -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, समझ आ गया होगा। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 × 10⁻² मीटर, और बटे में क्या होता है r²। तो r² ये वेक्टर फॉर्म में है, अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालना है। परिणामी बल दिशा के साथ आएगा, तो क्योंकि ये बल लग रहा है x डैश डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा i कैप। x दिशा का एकांक सदिश क्या होता है i कैप। समीकरण नंबर 1। F2 फाइंड करें। F2 क्या है, F2 है Q3 के कारण Q2 पर बल, Q3 के कारण Q2 पर। तो K Q1 Q2 सेम ही है, वही आएगा 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, अपॉन में r²। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, टोटल 4 सेंटीमीटर है, 0 से जाके यहाँ तक, और ये 2 है। हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो 4 में से 2 घटाएं तो ये कितनी बचेगी 2 सेंटीमीटर। 4 टोटल है ये इतनी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच की चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर में चेंज कर दिया, और ये स्क्वायर। इसके कारण जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स डैश में, और एक्स डैश का एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, लेकिन माइनस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो दिशा होती है माइनस की होती है, और ये क्या होती है पॉजिटिव। तो इसे मैंने पॉजिटिव मानना है, तो इसे मैं क्या मान लूँगा नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो माइनस आई कैप। ठीक है जी। F3 क्या आएगा, F3, अब F3 क्या है, Q4 के कारण Q2 पर बल, Q4 के कारण Q2 पर। तो K Q1 Q2 तो वही है सेम, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, अपॉन में दूरी का स्क्वायर आएगा। तो देखिए टोटल दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर यहाँ तक, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ तक की, Q4 से Q2 के बीच की। तो यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ये नहीं चाहिए तो ये घटा दो, तो 8 - 2, तो ये जो डिस्टेंस है कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी बची थी 2, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई। तो 6 × 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन क्या आएगी माइनस आई कैप। क्यों, क्योंकि Q4 के कारण Q2 पर जो F3 बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन भी क्या है एक्स डैश में है, क्योंकि ये चार्ज इसको इधर फोर्स करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी माइनस एक्स डैश में। तो ये सारे बल आगे। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल देखिए क्या होगा। परिणामी बल क्या होगा, F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। वैल्यू पुट करें सारी की सारी, 2 × 10⁻⁻⁶, यहाँ पे मैं K लिख दिया। इन वैल्यू को मैं 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ को मैं स्क्वायर की फॉर्म में ले देता हूँ। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 ×
10⁻² का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को मैंने यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है, प्लस आई कैप, फिर के 2 × 10⁻6 का स्क्वायर, फिर इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, सेम है, माइनस आई कैप आएगा और साथ में आएगा 2 × 10⁻² का स्क्वायर, प्लस के इंटू 2 × 10⁻6 का स्क्वायर, इसको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, अपॉन में 6 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस आई कैप। अब मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ, डायग्राम का यूज़ हो गया, मेरे पास सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, फाइनल आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा? तो फाइनल आंसर में देखिए क्या कुछ है, जो कॉमन वैल्यू है उसे कॉमन लेते हैं, के कॉमन है, 2 × 10⁻6 का स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या? 1/2 × 10⁻², यहाँ माइनस, साथ में आई कैप प्लस का, आई कैप 2 × 10⁻² का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा ये आई कैप 6 × 10⁻² का स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। हल करें, के का मान 9 × 10⁻9, इसको सोल्व करें, 4 × 10⁻6 अपॉन में 1, आई कैप कॉमन ले लेते हैं, आई कैप कॉमन ले लिया तो ये बचा 4 × 10⁻4 माइनस 4 × 10⁻4 माइनस 1/36 10⁻4, 10⁻4 भी कॉमन ले लेते हैं, 9 का 4 से गुणा 36, 10⁻9 में से 6 गए, 10⁻3 प्लस का 10⁻4 अपॉन में से कॉमन आ गया, बचा क्या? 1/4 माइनस 1/4 और माइनस 1/36, ये क्या हो गया? कैंसिल। साथ में क्या चल रहा है? आई कैप। तो आंसर आया 36 × 10⁻3 और साथ में आएगा माइनस का 1/36 आई कैप और 10⁻4। सही है, 36 से 36 क्या हो गया? कैंसिल। तो माइनस 10⁻7 आई कैप, ये परिणामी है 10⁻7 आई कैप न्यूटन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻7 माइनस आई कैप न्यूटन, एक ही बात है, देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऊपर से ये वैल्यू कॉमन आई है, के कॉमन है, ये वैल्यू बड़ी है, सही सेम 2 4 ये सही है, यहाँ तक सही है, कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया, 36 से 36 माइनस बचा, -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 3 प्लस का 7, तो 10⁻7 न्यूटन आएगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब है परिणामी जो बल है इन आवेशों के कारण x डैश डायरेक्शन में लग रहा है, x दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस आई कैप आया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कोई अगर मिस्टेक हो बाई चांस कैलकुलेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपको मैं कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए, आप घर पे बैठ के होमवर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लीजिए। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो 1 मीटर पर स्थित आवेश पर
परिणामी बल ज्ञात कीजिए। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश हैं, एक्स अक्ष पर स्थित हैं इतनी इतनी दूरियों पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, डैश डैश। तो 1 मीटर की दूरी पर जो आवेश है, 1 मीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है अध्यारोपण के सिद्धांत से। दूसरा क्वेश्चन है, 2 आवेश कैपिटल Q एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेश कैपिटल Q एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तथा इनके मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट पर एक आवेश स्मॉल q इस प्रकार से रखा जाता है कि निकाय संतुलन अवस्था में है। निकाय संतुलन अवस्था में है तो स्मॉल q की प्रकृति व परिमाण ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, होमवर्क है। आप इन दोनों क्वेश्चन को घर बैठ के सोल्व कीजिए। अगले वीडियो में हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व आउट करेंगे, इनके आंसर लिखेंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक पर मिलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।